हेलो स्टूडेंट्स। आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। नगरीकरण की प्रक्रिया के बारे में समझने से पूर्व यह आवश्यक है कि यह समझा जाए कि नगरीकरण क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, किस प्रक्रिया को नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं। वर्तमान समय की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक नगरीकरण भी है। नगरीकरण वर्तमान समय की एक महत्वपूर्ण घटना है। नगरों में जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना तथा नगरों की संख्या में अपार वृद्धि वर्तमान युग का महत्वपूर्ण तथ्य है। तो नगरीकरण कमोबेश सभी देशों की विशेषता है, सभी देशों में देखने को मिल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले नगर 5000 से 6000 वर्ष पूर्व देखने में आए थे। सिंधु घाटी सभ्यता आप देखते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं तथा मेसोपोटामिया की सभ्यताएं जो विकसित नगर थे। अतः पृथ्वी पर नगर नए नहीं हैं, लेकिन मानव इतिहास में नगरीकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि नगरीकरण क्या है, इसे किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। नगरीकरण को यदि एक प्रक्रिया के रूप में लिया जाए तो नगरीकरण का सामान्य अर्थ है नगरीय हो जाना अथवा नगरीय बना देना। नगरीकरण जनसंख्या के नगरीय होने से संबंध रखता है। यह नगरीय जनसंख्या जिन भूभागों पर रहने लगती है वह नगरीय भूभाग कहलाता है। यानी एक तो नगरीकरण जनसंख्या के नगरीय होने से संबंध रखता है और ये नगरीय जनसंख्या जिन भूभागों पर रहने लगती है वह नगरीय भूभागों के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जनसंख्या का नगरीय होना विभिन्न भूभागों के नगरीय होने से जुड़ा है। यदि भूभाग नगरीय होंगे तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है? नगरीय जनसंख्या उत्तरदायी है। यदि नगरीय जनसंख्या किसी भूभाग पर रहने लगेगी तो वो नगरीय भूभाग कहलाएगा। अतः नगरीकरण में जनसंख्या का नगरीय होना महत्वपूर्ण है। यदि जनसंख्या ऐसे कार्यों पर निर्भर करती है जो प्राथमिक या द्वितीयक व्यवसायों में आते हैं तो वो जो जनसंख्या होगी वो नगरीकृत नहीं कहलाएगी। यदि तृतीयक चतुर्थक व्यवसायों में है तो वो नगरीकृत जनसंख्या कहलाएगी। वास्तव में यदि देखा जाए तो नगरीय जनसंख्या और उसके अनुपात में वृद्धि होना ही नगरीकरण कहलाता है। अनेक विद्वानों ने नगरीकरण को इस प्रकार परिभाषित किया है। कुछ विद्वानों की परिभाषा है जो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जो विद्वान हैं वो ये हैं, जीटी त्रिवार्था ने कई प्रकार से इसे परिभाषित किया है और वो किस प्रकार से किया है वो हम यहाँ पर देखते हैं। कुल जनसंख्या में नगरीय स्थानों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात को नगरीकरण का स्तर कहा जाता है। यह परिभाषा नगरों की सही संख्या को नहीं बताती, वह बताते हैं कि यह एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। तो कुल जनसंख्या में यानी जो कुल जनसंख्या है, यानी मान ली 10 लाख जनसंख्या है तो 10 लाख जनसंख्या में थे कितनी जनसंख्या नगरों में रहती है, नगरीय स्थानों में रहती है, इसका जो अनुपात है उसे नगरीकरण का स्तर कहा जाता है। मान लीजिए 10 लाख में से 8 लाख लोग नगरों में रहते हैं, नगरीय स्थानों में रहते हैं, तो ये उच्च स्तर है। मान लीजिए 50,000 नगरों में रहते हैं तो ये निम्न स्तर है। वो आगे बताते हैं कि नगरीयकरण प्रक्रिया का तात्पर्य कुल जनसंख्या में उस वृद्धि से है जो कि नगरीय है। यह वृद्धि एक दर से नहीं होती है। तो नगरीकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य कुल जनसंख्या में उस वृद्धि से है जो कि नगरीय, यानी उस जनसंख्या का बढ़ना जो नगरीय है, उस जनसंख्या का नहीं बढ़ना जो कि ग्रामीण है। तो नगरीय जनसंख्या बढ़ेगी तो वास्तव में ग्रामीण जनसंख्या से ही, ग्रामीण जनसंख्या जब नगरीय होगी, नगरों की ओर रहने आएगी, उसका स्वरूप नगरीय होगा तो नगरीय जनसंख्या बढ़ेगी। लेकिन उस जनसंख्या में वृद्धि होना जो कि नगरीय है, तो ऐसी जो प्रक्रिया होगी वो नगरीकरण के नाम से जानी जाती है। आगे वो कहते हैं, त्रिवार्थ आगे बताते हैं कि नगरीकरण की दर से हमारा तात्पर्य यह है कि विभिन्न समयों में कुल जनसंख्या में नगरीय बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में कितनी वृद्धि हुई है। तो वो भी कहते हैं कि अलग अलग समय में कुल जनसंख्या में नगरीय बस्तियों में रहने वाले जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि कितनी हुई, यानी कितनी दर से जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसी जनसंख्या
कितनी दर से बढ़ रही जो कि नगरों में निवास करती है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर वो कहते हैं कि ऐसी जनसंख्या में बढ़ोतरी होना जो या तो नगरों में निवास करती है या नगरीय विशेषताओं से संबंध रखती है या फिर नगरीय स्थानों में रहती है। यदि ऐसी जनसंख्या के अनुपात में बढ़ोतरी होती है तो वह प्रक्रिया नगरीकरण के नाम से जानी जाती है। अब ई बर्गेल ने कहा है, वो हम देखते हैं। ग्रामों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। तो बर्गेल कहते हैं कि ग्राम धीरे धीरे नगरीय क्षेत्रों में बदल जाते हैं। जो ग्राम है, अभी आपको बताया था मैंने कि जो नगरीय जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, जो ग्रामीण जनसंख्या नगरीय जनसंख्या में बदलेगी तभी तो ग्रामीण नगरीय जनसंख्या बढ़ेगी। तो जो ग्राम है वो नगरीय क्षेत्रों में बदल जाते हैं, यानी जो ग्रामीण जनसंख्या वो नगरीय जनसंख्या में बदल जाती है। इसी प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। ग्रिफिथ टेलर ने कहा है कि गांवों से नगरों को जनसंख्या का स्थानांतरण हो जाना नगरीकरण कहलाता है। यानी गांवों की ओर से जो जनसंख्या है वो नगरों की ओर चली जाए, नगरीय स्थानों में रहने लग जाए, नगरीय विशेषताओं से युक्त हो जाए, तो ऐसी प्रक्रिया को नगरीकरण के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर हमने विस्तृत रूप से परिभाषा पढ़ी। टिवार्था ने काफ़ी विस्तृत रूप से समझाया है, बर्गेल ने समझाया है और ग्रिफिथ टेलर ने समझाया है। तो ये जितनी भी परिभाषाएं हैं या अनेक विद्वानों जिसकी जो नगरीकरण की व्याख्या की है, उससे नगरीकरण की कुछ विशेषताएं उभर करके सामने आती हैं। वे कौन कौन सी है हम देखते हैं। नंबर 1 जो विशेषता है वो ये है, कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि होना। यानी जो कुल जनसंख्या उसमें नगरीय जनसंख्या के अनुपात में बढ़ोतरी हो जाना नगरीकरण कहलाता है। नगरों की संख्या व उनके आकार में वृद्धि होना, नगर की संख्या भी वृद्धि हो और नगरों के आकार भी बढ़े। नगरीय जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की अपेक्षा वृद्धि होना, यानी अभी आपको बताया था ना, ग्रामीण जनसंख्या कम होगी तो नगरीय जनसंख्या बढ़ेगी, तो ग्रामीण जनसंख्या की अपेक्षा नगरीय जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती, तो नगरीकरण कहलाता है। यानी 2 व्यक्ति जब 10 में से 2 व्यक्ति शहर में निवास करते हैं तो ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, धीरे धीरे 2 से 3, 4, 5, 6, तो इस तरह से जब सारे शहरों की ओर गाँव से लोग निकलने लग जाएँ तो ये प्रक्रिया नगरीकरण का स्वरूप लेती है। ग्रामों का कस्बों व नगरों में परिवर्तित होना, जो गांव है वो धीरे धीरे नगरीय विस्तार के फलस्वरूप कस्बे और नगरों में बदलते जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या का नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवासित करना, यानी नगरीय क्षेत्रों की ओर ग्रामीण जनसंख्या प्रवास कर जाती है। नगरीय जनसंख्या में विभिन्न समय में होने वाली वृद्धि का विश्लेषण करना, यह भी नगरीकरण है। विभिन्न समयों में जो वृद्धि हो रही है नगरीय जनसंख्या में उसका विश्लेषण। प्राथमिक कार्यों की तुलना में गैर प्राथमिक कार्यों में, आपको बताया था मैंने कि प्राथमिक और द्वितीयक कार्यों में लगी जनसंख्या वो होती है वो ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है, और तृतीयक, चतुर्थ और उत्पादन और उपभोग वाली सेवा कार्यों में लगी हुई है वो नगरीय जनसंख्या कहलाती है। तो गैर प्राथमिक व्यवसायों में लगी हुई जनसंख्या में वृद्धि होना नगरीकरण कहलाता है। नगरीकरण की प्रक्रिया है किसी स्थान, प्रदेश या राष्ट्र का कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना, यानी सभी राष्ट्र पहले कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहते हैं, धीरे धीरे औद्योगिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है और वो धीरे धीरे औद्योगिक विकास की ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो किसी भी राष्ट्र का औद्योगिक विकास की ओर बढ़ने का जो सीधा सीधा संबंध है वो नगरीकरण से होता है। तो इस प्रकार से इसकी नगरीकरण की कुल विशेषताएं हमारे सामने हैं। अब हम देखते हैं कि नगरीकरण का चक्र क्या है, किस प्रकार कोई देश ग्रामीण अर्थव्यवस्था से नगरीय अर्थव्यवस्था की ओर चला जाता है, नगरीकरण की ओर बढ़ता है। नगरीकरण एक चक्रीय प्रक्रिया है, जैसा कि यहाँ पर आपको स्पष्ट किया गया है। नगरीकरण एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें से कोई राष्ट्र कृषि सामाजिक व्यवस्था से औद्योगिक सामाजिक व्यवस्था की ओर बढ़ता है। स्पष्ट है यहाँ पर, कोई भी राष्ट्र कौन सी व्यवस्था से, कृषि सामाजिक व्यवस्था से, यानी एग्रीकल्चर बेस्ड सोशल सिस्टम से इंडस्ट्रियल बेस्ड सोशल सिस्टम औद्योगिक सामाजिक व्यवस्था की ओर बढ़ता है। तो इस प्रकार से कृषि वाली अर्थव्यवस्था से बढ़ेगा औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर। नगरीय प्रक्रिया में एक राष्ट्र की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत बढ़ता है, यानी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगता है। आपको बताया था मैंने, या तो नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती जाए या फिर उस भूमि में वृद्धि होती जाए जहाँ पर नगरीय जनसंख्या निवास करती है। तो ये सभी नगरीकरण की स्थितियाँ हैं। यदि ये वृद्धि शुरू भी होती है तो कहीं कहीं पर ये स्थिर भी हो जाती है, यानी
ये वृद्धि तीव्र भी हो सकती है, नगरीकरण का चक्र तीव्र भी हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं पर हो सकता है कि ये चक्र समाप्त भी हो जाए, नगरों का बढ़ना रुक भी जाए। विश्व के विकसित राष्ट्रों में नगरीकरण की शुरुआत बहुत तेजी से हुई थी। जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई, नगरों में विस्फोट हुआ, लोग नगरों की तरफ भागने लगे, क्योंकि वहाँ पर उनको विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाएं, चकाचौंध और आजीविका के साधन उपलब्ध हो रहे थे, तो लोग नगरों की ओर भागे। लेकिन अब वहाँ पर नगरीकरण धीमा पड़ गया है। लोग नगरों के दुष्प्रभावों को जान गए हैं, नगरों में निवास करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भीड़ भाड़, प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के अपराध और विभिन्न प्रकार की तनाव समस्याएं भी जन्म ले रही हैं। तो लोग नगरों से अब निकल रहे हैं। नगरों से निकल करके लोग कहाँ जा रहे हैं? नगरों से निकल कर लोग वापस गाँव की ओर जा रहे हैं, जहाँ उनको शांतिपूर्ण जीवन मिले, जहाँ स्वच्छता का जीवन मिले, जहाँ साफ वातावरण मिले। इस ऐसे वातावरण की ओर लोग अब जा रहे हैं। लेकिन विकासशील देशों में भी ये प्रक्रिया है। विकासशील देशों के जो लोग हैं वो क्योंकि किसी विकास की प्रक्रिया में हैं, तो वहाँ पर जो जनसंख्या है वो नगरीकरण होती जा रहा है, जनसंख्या का नगरों की तरफ जनसंख्या भाग रही है। तो यदि हम नगरीकरण के चक्र को देखें, तो नगरीकरण का चक्र शुरू में मंद गति से नगरीकरण की प्रक्रिया होती है, फिर तीव्र गति से बढ़ती है, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जो नगरीकरण की प्रक्रिया है वो मंद पड़ जाती है। कम विकसित देशों में नागरिक विकास की यह दर 20वीं शताब्दी में होती हुई दिखाई देती है। यानी 20वीं शताब्दी में कम विकसित देशों में नगरीकरण की दर उच्च है, क्योंकि वो अब औद्योगिक विकास की स्टेज में आए हैं। लेकिन विश्व के विकसित देशों में नगरीकरण के चक्र का अंत दिखाई देता है। तो वहाँ पर विकसित देश, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिकरण आए 3 से 4 शताब्दियाँ हो चुकी है, तो वहाँ पर नगरीकरण का जो दर है वो अंत की ओर जा रही है, यानी लोगों का नगरीकरण की ओर से मोह भंग होता जा रहा है। इन विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन वो स्थिर हो गई है। स्थिर का मतलब न तो अधिक जनसंख्या बढ़ रही न घट रही, स्थिर जनसंख्या है, वहाँ की नगरीकरण ज़्यादा अधिक नहीं हो रहा है। कुछ देशों में तो ये प्रतिशत कम होता भी दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से जो नगरीकरण का वक्र बनता है, नगरीकरण की अवस्थाओं में वो अंग्रेजी के एस आकार का अनुसरण करता है। इस तरह से देखिए ये वक्र बन रहा है, तो ये किसका अनुसरण करता है दोस्तों? अंग्रेजी के एस आकार का, लगभग एस आकार जैसा ये वक्र बनता है नगरीकरण का। तो शुरू में नगरीकरण की प्रक्रिया कम है, आप देख रहे हैं, यहाँ तक नगरीकरण की प्रक्रिया धीमी है, और एकदम से यहाँ पर बढ़ गई। ये देखिए ये बढ़ गई। ये जो स्थिति है, ये विश्व के अधिकांश जो विकास की अवस्था में जो देश चल रहे हैं, विकासशील देश है, वो इस अवस्था में है। कम विकसित देश अभी नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, और ये जो स्थिति है, ये वाली स्थिति विकसित देशों की है, जहाँ पर नगरीकरण की प्रक्रिया है वो स्थिर हो गई है। तो ये प्रथम अवस्था कहलाती है, नंबर 1। ये द्वितीय अवस्था कहलाती है, नगरीकरण की तीव्र वृद्धि और नगरीकरण की मंद वृद्धि। आमतौर पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 50 से ऊपर पहुंच जाने पर इस रेखा की तीव्रता घटती जाती है। 50% से ऊपर नगरीय जनसंख्या हो जाती है, तो ये रेखा पुनः ये वक्र नीचे की ओर झुकना शुरू हो जाता है। 75% से ऊपर तो ये तीव्रता सबक समाप्त हो जाती है, और ये रेखा पूर्ण रूप से आड़ी होकर के नीचे की ओर झुक जाती है, यानी नगरीकरण स्थिर हो जाता है। तो इस प्रकार नगरीकरण का वक्र 3 अवस्थाओं का परिचय देता है, प्रारंभिक, मध्य और अंतिम। प्रारंभिक अवस्था, इसकी आरंभिक अवस्था नगरीकरण की शुरुआत को बताती है। यानी ये कहते हैं कि पहली जो अवस्था है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो अवस्था है नंबर 1 पहली अवस्था है, यह नगरीकरण की शुरुआत को बताती है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि नगरीकरण शुरू हुआ है। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ता है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 30 तक होता है, और इस रेखा की जो तीव्रता होती है वह कम होती है। समाज की प्रारंभिक आर्थिक संरचना पर जोर देता है। यह पूर्णतः समाज कृषि पर निर्भर करता है। जनसंख्या का बहुत कम भाग नगरों में रहता है। भारत 1991 में इससे निकल चुका है। तो ये प्रारंभिक अवस्था है। दूसरी अवस्था तीव्र वृद्धि को दर्शाती है, त्वरण की अवस्था है, एक्सीलेटर लग जाता है। एक्सीलेटर लगने का मतलब तीव्र नगरीकरण की स्थिति आ जाती है। यह नगरीकरण की तीव्रता को दर्शाती है। इस अवस्था में जो वक्र की रेखा है वो सबसे अधिक खड़ी रेखा होती है। तीव्रता 75% तक बढ़ जाती है। जनसंख्या का कुछ स्थानों पर जमघट लग जाता है। प्राथमिक जो कार्य हैं वो खत्म हो जाते हैं। अकृषि कार्यों का उपयोग बढ़ जाता है। प्राथमिक जो क्रियाएं हैं वो लगभग अपना महत्व खो देती हैं। उद्योग, व्यापार, यातायात, सेवा कार्यों में भारी संख्या में लोगों को रोजगार मिलने लगता है, क्योंकि औद्योगिकरण बढ़ता है, आर्थिक विकास बढ़ता है। इसके फलस्वरूप
प्राथमिक क्षेत्रों में रोजगार समाप्त होकर के तृतीय चतुर्थक व्यवसाय में रोजगार की भरमार हो जाती है, लोग नगरों की तरफ भागने लगते हैं, गांव खाली हो जाते हैं और जनसंख्या नगरों की ओर बढ़ने लगती है। तो 75% तक इसकी सीमा है कि 75% तक जनसंख्या नगरीकृत हो जाती है, लेकिन उसके बाद एक स्थिति आती है कि 75% के बाद जनसंख्या स्थिर हो जाती है, उसके बाद नगरीकरण नहीं होता है, क्योंकि नगरीकरण के दुष्प्रभाव दिखाई देने लगते हैं और जनसंख्या वापस गांव की ओर लौटने लगती है। 2001 की जनगणना वर्ष से भारत इस अवस्था में प्रवेश कर चुका है। तो भारत अभी त्वरण की दूसरी अवस्था में, नगरीकरण यहाँ तीव्र गति से बढ़ रहा है, गांव खाली हो रहे हैं, लोग नगरों की ओर भाग रहे हैं। तीसरी अवस्था नगरीकरण की अंतिम अवस्था कहलाती है। ये अवस्था वैसे तो 50% के बाद नगरों में सेचुरेशन की स्थिति आ जाती है। 50% जनसंख्या जब नगरीकृत हो जाए तो सेचुरेशन की स्थिति यानी आप ये कह सकते हैं कि भरने वाली स्थिति आ जाती है, नगर भर जाते हैं, भीड़ भाड़ हो जाती है, अव्यवस्था हो जाती है। तो 70% तक की स्थिति चलती है। उसके बाद जनसंख्या स्थिर, नगरीय जनसंख्या स्थिर वाली स्थिति पर आरंभ आ जाती है और वक्र अपनी तीव्रता समाप्त कर लेती है। कभी कभी यह नीचे की ओर भी झुक लेती है। तो तीसरी अवस्था में नगरीकरण रुक जाता है, स्थिर हो जाता है, मंद गति से होता है, और कुछ देशों में नगरीकरण नीचे भी चला गया, रेखा नीचे भी चली जाती है, वापस लोग गाँव की ओर लौटने लगते हैं, नगर खाली होने लगते हैं। तो इस प्रकार से नगरीकरण के चक्र की 3 अवस्थाएं स्पष्ट है यहाँ पर। प्रारंभिक अवस्था जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, लगभग 30% जनसंख्या जो है वह नगरों की ओर निवास करती है, नगरों की ओर जाती है। नगरीकरण की जो मध्यम स्थिति है वहाँ पर लगभग 75% तक जनसंख्या नगरीय हो जाती है, नगरीकरण की तीव्रता की वृद्धि कहलाती है। उसके बाद 75% जनसंख्या नगरीय होने पर पुनः ये जो वक्र है यह स्थिर हो जाता है और कहीं कहीं तो यह वक्र वापस नीचे की ओर झुक जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि नगरीकरण की प्रक्रिया रुक जाती है और यह धीरे धीरे समाप्ति की ओर होती है, स्थिर अवस्था में आती है। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने नगरीकरण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या होती है और नगरीकरण की अवस्थाएं कौन कौन सी, उनका अध्ययन किया। नेक्स्ट चैप्टर में हम भारत में नगरीकरण के चरण को अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।